हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम देखेंगे फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हिडन हंगर क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन करने की क्यों ज़रूरत है और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू, और हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं फूड फोर्टिफिकेशन के, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है फूड फोर्टिफिकेशन के, और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो है इसका डेटा देखेंगे, कितनी पॉपुलेशन है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है। पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट देखेंगे फोर्टिफाइड फूड की, और फोर्टिफिकेशन का जो लोगो है उसके उसकी मीनिंग देखेंगे कि क्या है, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन देखेंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, और एमसीक्यूज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन। देखो, फोर्टिफिकेशन जो है इज द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ वन और मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन फूड। क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन में हम एक या एक से ज़्यादा विटामिन और मिनरल को फूड में ऐड करते हैं विथ लिमिटेशंस। मतलब कुछ माइक्रोग्राम या मिलीग्राम हम विटामिन और मिनरल को किसी फूड में ऐड करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, और ऐसे फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इतनी ज़्यादा रेगुलेटेड होनी चाहिए कि इसमें कोई हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व ना हो। और कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, फूड रेगुलेशन के थ्रू। इसीलिए हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन पढ़ेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन रेगुलेशन। ठीक है, उसमें लिमिट्स दी हुई है कि कौन सा विटामिन या फिर कौन सा मिनरल हम किस फूड में ऐड कर सकते हैं, और कितनी लिमिट तक कौन सा विटामिन या फिर मिनरल हम कोई फूड में ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन थी। ठीक है, डेलिबरेटली मीन्स विथ प्रॉपर लिमिट, या फिर विथ प्रॉपर एनालिसिस, या विथ प्रॉपर कैलकुलेशन। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल विटामिन और मिनरल होते हैं जो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए या फिर बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसकी हम डेफिनेशन आगे देखेंगे। ठीक है, देखो, स्टेपल फूड क्या होते हैं। स्टेपल फूड वो फूड होते हैं जिसको हम डेली बेसिस में कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट में। ठीक है, या फिर डेली कंज्यूम करते हैं, ये भी स्टेपल फूड होते हैं। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन हैं वर्ल्ड में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है, जैसे कि आयरन डिफिशिएंट है, आयोडीन डेफिशिएंट है, या फिर विटामिन ए डेफिशिएंट है, या फॉलिक एसिड डेफिशिएंट है। तो इस डिफिशियंसी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो स्टेपल फूड में हम ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इनको ऐड कर दिया जाए, और फिर ऐसे फूड को यही पॉपुलेशन जो डेफिशिएंट है वो कंज्यूम करेगी, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। ये लॉजिक है फूड फोर्टिफिकेशन का। फूड फोर्टिफिकेशन कौन करता है, तो फूड मैन्युफैक्चरर करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, जब हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं तो हीट के कारण या फिर लाइट के कारण बोल दो, किसी भी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, या फिर डिक्रीज हो जाता है उनका अमाउंट, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कई बार इस रीज़न से भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट जितना हमको चाहिए डेली बेसिस में उससे कम मिल रहा है। तो जब हम फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं तो यही माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम ऐड कर देते हैं,
तो इस तरीके से क्या होता है, रीस्टोर हो जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, इसको रीस्टोरेशन बोलते हैं तरीके से देखा जाए तो। बाकी फूड फोर्टिफिकेशन भी यही है। ठीक है, लेकिन उतना ही अमाउंट अगर हम रिप्लेस करते हैं तो रीस्टोरेशन हो गया। वहीं फिर फोर्टिफिकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि विटामिन ए लॉस्ट हुआ है तो विटामिन ए को ही ऐड किया जाए। हो सकता है विटामिन डी भी ऐड किया गया है जो पहले से नहीं था अवेलेबल फूड में। ठीक, फोर्टिफिकेंट क्या होते हैं? फोर्टिफिकेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, ये सब फोर्टिफिकेंट हैं। और फोर्टिफिकेंट में क्या नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं आते हैं फोर्टिफिकेंट में, और फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस ये भी फोर्टिफिकेंट में नहीं आते हैं। स्टेपल फूड क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ फूड इंटेंडेड फॉर मास कंजप्शन ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, हम डेली बेसिस में इनको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, और वीट फ्लावर हो गया, आटा, मैदा, ऑयल, सॉल्ट, मिल्क, ये सब स्टेपल फूड हैं। इसमें ही हम विटामिन और मिनरल को ऐड कर देते हैं कुछ लिमिटेड अमाउंट में, माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में, तो वही फूड और हेल्दी हो जाता है हमारे लिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को रिड्यूस कर देता है। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, फोर्टिफिकेशन जो है इसको कॉस्ट इफेक्टिव वे बताया गया है माल न्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो इसेंशियल डाइटरी न्यूट्रिएंट, जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल हो गया और ट्रेस एलिमेंट हो गए, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है, माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, अगर हम इनको बहुत टाइम तक कंज्यूम ना करें, ये इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट को, विटामिन या फिर मिनरल्स को, तो हमको डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि विटामिन ए। ठीक, हम बहुत टाइम तक कंज्यूम ना करें तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक, और हमारी वेलबींग के लिए भी ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को और माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन को हम हिडन हंगर भी बोलते हैं, जो कि एक सीरियस हेल्थ रिस्क है। अच्छा, इसको हिडन हंगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो है वो अननोटिस्ड रहती है। ठीक है, क्योंकि इससे जो हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं वो विजिबल नहीं होते, जैसे कि मेंटल क्लैरिटी जो है वो कम हो जाती है, या फिर एनर्जी लेवल कम हो जाता है, या फिर ओवरऑल जो वर्क कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये विजिबल इम्पैक्ट्स नहीं है देखने के लिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ विजिबल हेल्थ इम्पैक्ट भी होते हैं। विजिबल हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? तो उसमें आ जाएगा एनीमिया हो जाना, गोइट्रोजन, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हेल्थ कंडीशन हो सकती है जो कि विजिबल है और सीवियर भी होती है। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो आयरन डिफिशिएंट होती है, या फिर विटामिन ए डिफिशिएंट होती है, या आयोडीन डिफिशिएंट होती है, या फॉलिक एसिड डिफिशिएंट होती है। वर्ल्ड में ऐसा देखा गया है। ज़्यादातर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट फीमेल में आयरन, विटामिन ए और आयोडीन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ कि इट अफेक्ट्स 2 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, हिडन हंगर है, ये कम से कम 2 बिलियन लोगों को अफेक्ट करती है अक्रॉस द ग्लोब। ठीक, ग्लोबली इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 40% जो चिल्ड्रन हैं 6 to 59 मंथ्स के, वो अफेक्टेड हैं बाय अनीमिया।
और 37% प्रेग्नेंट वीमेन अफेक्टेड है एनीमिया से, और 30% वीमेन जो 15 टू 49 ईयर की एज है जिनकी, वो भी एनीमिया से अफेक्टेड है। इन सबको आयरन डिफिशियंसी है। ठीक है। जो आयरन डिफिशियंसी अगर अर्ली एज में हो जाती है तो इसके कारण इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में और फंक्शन में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सीवियर चीज़ है। ब्रेन में कोई चेंजेस आ जाना अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं है, ठीक? और ज़्यादातर ये बच्चों के केस में होगा ना, अर्ली एज में अगर ऐसा हो रहा है, एनीमिया हो जा रहा है, तो ब्रेन में इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में, ठीक है? उसके अलावा द पॉपुलेशन ग्रुप्स मोस्ट वल्नरेबल टू एनीमिया, इसमें कौन आते हैं? चिल्ड्रन आते हैं अंडर 5 ईयर ऑफ एज। और उसके बाद पर्टिकुलरली उसमें भी इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं जिनकी 2 ईयर की एज होती है। अंडर 2 ईयर की एज वाले जो इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एनीमिया के लिए, ठीक है? और उसके अलावा मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन भी होती है और प्रेग्नेंट वीमेन भी होती है, ठीक है, वल्नरेबल। इंडिया हैज़ अ वेरी हाई बर्डन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी caused by vitamin A, iodine, iron and folic acid, leading to night blindness, white progen, anemia and various birth defects। ठीक है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 58% जो चिल्ड्रन हैं वो एनीमिक हैं, ठीक? 6 टू 59 मंथ के इंडिया में, ठीक है? अभी तक इसके पहले हमने वर्ल्ड का डेटा देखे थे। ये कहाँ का है? इंडिया का डेटा है। 53% जो वीमेन हैं इन द रिप्रोडक्टिव एज आर एनीमिक, और 35% जो चिल्ड्रन हैं अंडर 5 आर अंडर वेट, ठीक? तो फोर्टिफिकेशन जो है ग्लोबली प्रूवन है कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को रिड्यूस कर सकता है और एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कॉम्बैट और alleviate micronutrient deficiency including supplementation, food fortification, bio fortification, healthy eating। सप्लीमेंटेशन में क्या होता है? हम सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि आयरन का हो गया, वाइटमिन्स का हो गया। तो इस केस में ऑलरेडी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रहती है और उसको पूरी करने के लिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के टैबलेट ले लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में, न्यूट्रासिटिकल के फॉर्म में। तो ये सप्लीमेंटेशन हो गया। वहीं पे फूड फोर्टिफिकेशन क्या हो गया? जब हमको प्रिवेंट करना हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना हो, तब हम फोर्टिफिकेशन को अप्लाई करते हैं। और उसके अलावा जो डेफिशिएंसी रहती है वो भी रिड्यूस तो होती है, लेकिन प्रिवेंटेटिव मेजर ज़्यादा इसमें देखा जाता है फोर्टिफिकेशन में। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायो फोर्टिफिकेशन में जो फूड क्रॉप्स होती है उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। अच्छा, न्यूट्रिएंट डेंसिटी फूड क्रॉप में कैसे इंक्रीज की जाती है? तो प्लांट ब्रीडिंग एक तरीका हो गया, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। दूसरा तरीका हो गया एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है? और तीसरा तरीका हो गया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। ये 2-3 तरीके से बायो फोर्टिफिकेशन होता है। हेल्दी ईटिंग सबको पता है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड कंज्यूम करना, वेजिटेबल्स कंज्यूम करना, फाइबर रिच वेजिटेबल और फ्रूट कंज्यूम करना, और होल ग्रेन्स कंज्यूम करना, मिलेट्स कंज्यूम करना, और बैलेंस डाइट लेना। बैलेंस डाइट क्या होती है? डाइट जिसमें सारे इसेंशियल मैक्रो और माइक्रो दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन्स एंड मिनरल। ऐसी डाइट जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑप्टिमम क्वांटिटी में हो और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, उसको ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है लार्ज स्केल फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है? और बताया मैंने कि ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है टू फाइट विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी।
अच्छा, यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन जो है ये WHO रिकमेंड करता है, और उसके अलावा फोर्टिफिकेशन ऑफ मेज फ्लावर, कॉर्न फ्लावर और मतलब स्टेपल फूड का भी फोर्टिफिकेशन रिकमेंड करता है WHO। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एवरी ईयर 9 मिलियन प्रेग्नेंट फीमेल जो है इंडिया में और 8 मिलियन न्यूबॉर्न्स जो हैं वो रिस्क में हैं आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर की। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो है वो लिंक्ड है टू आयोडीन डिफिशियंट सॉइल। इंडिया की जो सॉइल है वो आयोडीन डिफिशियंट है। इंडिया में सॉल्ट को आयोडीन से फोर्टिफाई करना मैंडेटरी है। कब से? 1992 से, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो आयोडीन डिफिशियंट है, इसीलिए आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली हो सकती है अगर फोर्टिफिकेशन ना किया जाए तो। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन कौन से हो गए? तो गोइट्रोजन हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, क्रेटिनिज्म हो गया, ब्रेन डैमेज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सब आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं। सर्वे में देखा गया कि जो चिल्ड्रन आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में पैदा हुए थे, बॉर्न थे, उनका इंटेलिजेंट कोशिएंट जो था वो 13.5 पॉइंट्स लेस था। किनसे? ऐसे बच्चों से जो आयोडीन सफिशिएंट एरिया में बॉर्न थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस मिला 13.5 IQ पॉइंट्स का। ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंट एरिया और आयोडीन सफिशिएंट एरिया के बच्चों के बीच में। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आर इनविजिबल और इरिवर्सिबल। देखो, इनविजिबल भी है और इरिवर्सिबल है। इनविजिबल रहेगा और जब बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाएगा तब विजिबल भी हुआ, तो उसके बाद इरिवर्सिबल है, उसको फिर क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है। इसीलिए हम पहले ही अगर प्रिकॉशंस ले, सफिशिएंट अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट ले, सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन कंज्यूम करें तो ये प्रिवेंटेबल है। ठीक है, इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन सॉइल, मैंने बताई थी, देयरफॉर इन डाइट all 1.2 billion people are at risk of iodine deficiency disorder. At around 264 million people are at high risk. ठीक है, हाई रिस्क में कौन है? 264 मिलियन पीपल हाई रिस्क में। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट का फॉर्मुलेशन ऐसा किया गया है कि वो 100% डेली आयोडीन रिक्वायरमेंट को पूरा करे और 30 to 60% आयरन रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि इसका फॉर्मुलेशन का जो इंटेंशन है वो 100% आयोडीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने का है और 30 to 60% आयरन रिक्वायरमेंट को। ठीक है, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से आया, और इसको एक सस्टेनेबल अप्रोच बताया गया टू कॉम्बैट आयोडीन एंड आयरन डेफिशिएंसी। ठीक, इन 2009 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज एंडोर्स द एडिशन ऑफ आयरन इन डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट एट 0.8 to 1.1 mg पर ग्राम ऑफ सॉल्ट। देखो, इसका जो मेजरमेंट है अभी चेंज भी हो सकता है, अभी हम आगे देखेंगे कि क्या लिमिट कितनी अलाउड है और कितनी नहीं अलाउड है, तो इसको आप अभी इग्नोर करो, आगे हम देखेंगे कि कितना अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सबको पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोइट्रोजन होता है और ब्रेन डैमेज भी होता है चिल्ड्रन में। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इम्यून सिस्टम वीक होता है और नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है और जिंक की डेफिशिएंसी से ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। और कैल्शियम और विटामिन डी हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फोलेट जो है इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और एनीमिया होता है। ठीक है, अच्छा, फोर्टिफिकेशन हम जो करते हैं स्टेपल फूड का करते हैं, जैसे कि हो गया मिल्क, या फिर राइस हो गया, या फिर ऑयल हो गया,
या फिर सॉल्ट हो गया या फिर व्हीट हो गया, इसका हम फोर्टिफिकेशन करते हैं। जैसे राइस में हम क्या मिला देंगे, आयरन मिला सकते हैं, फॉलिक एसिड मिला सकते हैं और विटामिन B12 को ऐड किया जा सकता है। व्हीट में क्या होगा, आयरन का एडिशन हो सकता है और फॉलिक एसिड को ऐड किया जा सकता है, विटामिन B12 को ऐड किया जा सकता है, विटामिन B1 B2 ये सब भी अलाउड हैं। ठीक है, अभी हम आगे रेगुलेशन में देखेंगे कि कौन कौन से और विटामिन हम ऐड कर सकते हैं राइस और व्हीट में। जबकि जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो उसमें आयरन और आयोडीन का ही फोर्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में विटामिन ए और विटामिन डी को ही फोर्टिफाई किया जाता है। ठीक है, मिल्क से विटामिन ए और विटामिन डी से ही फोर्टिफाई किया जाता है मिल्क को। और ऑयल को हम फोर्टिफाई करते हैं विटामिन ए और विटामिन डी से। ठीक, और सबको पता है कि विटामिन ए प्रिवेंट करता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग बोन। अभी मैंने बताई थी स्टेपल फूड हो गया राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट। Fortification can be applied to staple foods like rice, wheat, oil, milk and salt. जो न्यूट्रिएंट हम ऐड करते हैं वो हो सकता है कि वो ओरिजिनली प्रेजेंट हो फूड में पहले से भी और हमने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, या तो वो ना भी प्रेजेंट हो, ऐसा भी केस हो सकता है, या तो जो प्रोसेसिंग के टाइम में लॉस्ट हो गए हैं, ऐसे भी न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं। ये तीनों केस हो सकते हैं। फोर्टिफिकेशन इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन ग्लोबली। अच्छा, यहाँ पर कोई साइड फिट सोल्यूशन नहीं है। मतलब क्या है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेगुलेशन है फोर्टिफिकेशन के और नीड भी अलग अलग है। कहीं पे आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, कहीं पे फॉलेट की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, यहाँ कहीं पे आयोडीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी है लोगों की अलग अलग कंट्री में। तो मुझे लगता है कि सेम रेगुलेशन होना थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो तो ज़्यादा अच्छा है। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ फोर्टिफिकेशन? देखो, फोर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स तो हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस होता है। तो 1 रुपी अगर हम स्पेंड करते हैं फोर्टिफिकेशन के लिए तो इकोनॉमी में 9 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसमें सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट है, विटामिन और मिनरल प्रीमिक्स का कॉस्ट है, बस इतना ही कॉस्ट है, वो भी स्टार्टिंग में रहेगा। ठीक है, और न्यूट्रिएंट आर एडेड टू स्टेपल फूड सिंस दे आर वाइडली कंज्यूम्ड। हमको पता है कि स्टेपल फूड हम वाइडली कंज्यूम करते हैं, इसीलिए न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है इसमें ही। और एक्सीलेंट मेथड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ सेफ मेथड, ये सेफ मेथड है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ईटिंग पैटर्न भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसी हैबिट्स है वैसी ही रहेगी, बस न्यूट्रिएंट सप्लाई हो जाएंगे। उसके अलावा टेस्ट और एरोमा चेंज नहीं होता फूड का इस केस में। ठीक है, फोर्टिफिकेशन के केस में हेल्थ इम्पैक्ट हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन क्या है? नॉट करेक्ट न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू डेफिशिएंसीज, एक्सेस और इम्बैलेंस इन पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। या तो कम न्यूट्रिएंट ले लिए या तो एक्सेस न्यूट्रिएंट ले लिए, कुछ न्यूट्रिएंट को एक्सेस अमाउंट में ले लिए, किसी को कम में ले लिए, ऐसा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है। तो माल न्यूट्रिशन के भी दो ब्रॉड ग्रुप हैं, एक तो हो गया अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया ओवरवेट। अंडर न्यूट्रिशन के रिजल्ट क्या होंगे? या तो हाइट कम हो जाएगी एज के हिसाब से, या फिर वेट कम हो जाएगा हाइट के हिसाब से, फिर लो वेट फॉर एज और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ये सब। और ओवरवेट में क्या होगा? ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या होगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएगी, जैसे कि हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और कैंसर, ये सब डिसीज हो सकती है। और देखो, किसी का ओवरवेट है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहे हैं या फिर पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। हो सकता है कि वो एनर्जी इनटेक बहुत बहुत कर रहा हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत कंज्यूम कर रहा हो एक्सेस अमाउंट में, लेकिन प्रोटीन ना ले रहा हो। ठीक है, या तो इसेंशियल फैटी एसिड्स ना ले रहा हो, या फिर वाइटमिन्स और मिनरल्स सफिशिएंट अमाउंट में ना ले रहा हो, लेकिन बस कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा है, शुगर, फैट
और सॉल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है तो भी वो ओबीज हो सकता है वो इंसान, और ओवरवेट हो सकता है। सेम टाइम पे वही जो इंसान है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो जो अनहेल्दी फूड होते हैं जिसमें हाई फैट, शुगर, सॉल्ट होता है, ये चीपर भी होते हैं। उसके बाद इनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो जल्दी हमको मतलब फुल फील होता है, ऐसा लगता है कि अब हमको और ईटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये ग्लोबल सर्वे डेटा है। 2022 में देखा गया कि 2.5 बिलियन जो एडल्ट्स थे वो ओवरवेट थे, इंक्लूडिंग 890 मिलियन हु वर लिविंग विथ ओबेसिटी, while 390 million were underweight. Globally, in 2022, 149 million children under 5 were estimated to be uh, stunted, too short for age. ठीक है, 149 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 ईयर की एज से कम वाले थे, उनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट बहुत कम थी, और 49 मिलियन जो थे वो टू थिन थे उनकी हाइट के हिसाब से, और 37 मिलियन जो बच्चे थे उनको देखा गया कि वो उनको ओबेसिटी थी। ठीक है, नियरली हाफ ऑफ द डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज आर लिंक्ड टू अंडर न्यूट्रिशन। अच्छा, मैंडेटरी और वॉलेंटरी फूड फोर्टिफिकेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसमें हम 3-4 फैक्टर देखते हैं। पहला तो ये देखेंगे कि कितना पॉपुलेशन ग्रुप है जो अफेक्टेड है डेफिशिएंसी से, पर्टिकुलर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी पे देखेंगे कि आयरन की डेफिशिएंसी कितने पॉपुलेशन ग्रुप को है, मान लो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आयरन हम सबको सप्लाई कर देते हैं, इसका फोर्टिफिकेशन हम मैंडेटरी कर देते हैं कि किसी फूड कमोडिटी में आयरन को ऐड किया ही जाएगा और ये मैंडेटरी होगा, तो इस केस में कितने लोग हैं जिनको एक्सेस अमाउंट में आयरन मिल जाएगा और उससे उनकी हेल्थ में क्या रिस्क हो सकते हैं, हम ये फैक्टर भी कंसीडर करेंगे। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि इस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितनी इंडस्ट्रीज है जो फोर्टिफाई करती है फूड आइटम को, और फिर उसके बाद कॉस्ट कितना होगा उस प्रोसेस का। ये सब फैक्टर्स को इन्वॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी किया जाए या फिर वॉलेंटरी रखा जाए। ग्लोबली ये देखा गया है जो मैंडेटरी रेगुलेशंस हैं, मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन है, उस केस में क्या होता है, जो फूड है उसको फोर्टिफाई किया जाता है आयोडीन या फिर आयरन से या फिर विटामिन ए से या फिर फॉलिक एसिड से, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। और जैसे इंडिया में आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये मैंडेटरी है, बाकी सब वॉलेंटरी है। जैसे कि वॉलेंटरी फूड फोर्टिफिकेशन की एग्जांपल देखें इंडिया में, तो आयरन अगर हम ऐड करते हैं फूड कमोडिटी में तो ये वॉलेंटरी है। फूड कमोडिटी का फोर्टिफिकेशन अगर हम विटामिन ए से करते हैं तो ये भी वॉलेंटरी है, विटामिन डी से करते हैं तो ये भी वॉलेंटरी है। ऐसे ही B1, B2, B6 ये सब भी, B12 ये वॉलेंटरी है। ठीक है, मास और टारगेट फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मास फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है फूड फोर्टिफिकेशन लार्ज स्केल में। वहीं पे टारगेट फोर्टिफिकेशन में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप को टारगेट किया जाएगा, जैसे कि विमेन हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है, इनको टारगेट किया जाएगा और उनको ही फोर्टिफाइड फूड सप्लाई किया जाएगा। पॉइंट ऑफ यूज फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है बिफोर कंजप्शन, प्रोसेसिंग के टाइम में ऐड ना करते हुए बिफोर कंजप्शन विटामिन मिनरल ऐड कर दिया जाता है, या तो होम में या स्कूल में या फिर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज में। ये पॉइंट ऑफ यूज फोर्टिफिकेशन कहलाता है। अब हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स रेगुलेशन देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम वही पॉइंट्स कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं जो पॉइंट्स कवर नहीं कर रही हूँ समझ लेना, या तो वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ या फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों रीज़न हो सकता है, तो इसको हटाओ, काम का नहीं है। हाँ, फोर्टिफिकेशन की हमने डेफिनेशन देख चुके हैं, फोर्टिफिकेंट की डेफिनेशन देख चुके हैं। फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, तो ऐसे फूड जिनका फोर्टिफिकेशन किया गया हो वो फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड होते हैं, और ऐसे भी फूड
जिसमें फोर्टिफाइड फूड को यूज़ किया गया हो, ठीक है। मतलब मान लो कि राइस फोर्टिफाइड था, उससे कुछ प्रोसेस्ड फूड बन गया, तो वो भी फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड ही होगा। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हम देख चुके हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, तो कोई भी फूड मैन्युफैक्चरर सिस्टमेटिक मेजर्स और स्टेप्स अप्लाई करता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्टिफाइड फूड और पैकिंग ऑफ फोर्टिफाइड फूड, ठीक है, ताकि जो उनका फिनिश्ड गुड हो वो कंप्लाई करे एक्ट और रेगुलेशंस के स्टैंडर्ड्स को, ठीक। इसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। आगे स्टेपल फूड क्या होते हैं हम देख चुके हैं। यहाँ पर पूरे बेनिफिट्स दिए हुए हैं फूड फोर्टिफिकेशन के, ये भी हम देख चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीजें देखते हैं। अगर हम किसी फूड में आयरन को एज अ फोर्टिफिकेंट यूज करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं, तो हीम फॉर्म का जो आयरन है वो हम यूज नहीं कर सकते, बाकी फेरस फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड होते हैं और कौन कौन से फॉर्म का आयरन यूज कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बता दूंगी, आगे दिया हुआ है। देखो, जो फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए 15 to 30% ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका 15 to 30% वो प्रोवाइड करें। ऐसी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन एवरेज कैलोरी इनटेक ऑफ 600 किलो कैलोरी फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड। तो fortified processed food shall provide 15 to 30% of Indian adult RDA of micronutrient based on average calorie intake of 600 kilocalorie from processed food. मतलब 1/3 of daily energy requirement from for an adult. अच्छा, किस टाइप के फूड को फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया गया है, तो हाई फैट, शुगर, सॉल्ट ऐसे फूड को, HFSS फूड को एक्सक्लूड किया गया है फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी से, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन वाला 15 to 30% RDA वाला और HFSS वाला, ठीक है। देखो, सबको टॉलरेंस लिमिट पता है ना कि किसी भी फूड में अगर हमने विटामिन ए, मान लो विटामिन ए मिला है, ठीक है, तो उसकी टॉलरेंस लिमिट क्या हो सकती है, कितना हम विटामिन ए का कंटेंट कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हम टॉलरेंस लिमिट बोलेंगे। तो 10% अगर हम माइनस करते हैं, जितना हमने ऐड किया है माइक्रोन्यूट्रिएंट उसका 10% अगर हम माइनस करते हैं तो इतनी टॉलरेंस लिमिट अलाउड है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट जितनी दी हुई है स्केड्यूल फर्स्ट में उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम स्केड्यूल फर्स्ट में देखेंगे कि कितनी कितनी लिमिट में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट, जनरल ऑब्लिगेशंस। जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं और पैकर होते हैं फोर्टिफाइड फूड के, उनको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो इस अंडरटेकिंग में क्या क्या रहेगा हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये 2 बार, साल में 2 बार ये अंडरटेकिंग देना पड़ता है, ठीक है। सर्टिफिकेट बाय अ फूड लेबोरेटरी नोटिफाइड बाय फूड अथॉरिटी दैट द फोर्टिफाइड फूड इज इन कंप्लायंस, ठीक है, विथ प्रोविजंस ऑफ फूड एक्ट एंड रेगुलेशन। जो फूड लेबोरेटरी में फूड टाइम टू टाइम चेक हो रहा है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेशन 2 बार देना पड़ेगा साल में, ठीक है। अप टू डेट रिकॉर्ड्स कीपिंग, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो, और इन्वेंट्री भी, जितने भी फोर्टिफिकेंट आ रहे हैं उनकी इन्वेंट्री जो मेंटेन करेंगे उसके भी रिकॉर्ड देना पड़ेगा, ठीक। एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग प्रोसीजर, ये भी प्रोसीजर्स एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग प्रोसेस, मतलब फ्लो चार्ट भी देना पड़ेगा, ठीक। रैंडम टेस्टिंग ऑफ फोर्टिफिकेंट एंड फोर्टिफाइड फूड, इसके भी रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। जो इंटरनल टेस्टिंग वगैरह होती है वो, ठीक है। रेगुलर ऑडिट ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और GMP वगैरह फॉलो हो रही कि नहीं उसका भी डेटा देना पड़ेगा। और उसके अलावा
प्योरिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट की, इसके लिए एक रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे कि कितना प्योर है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये हम किससे मैच करेंगे, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के स्टैंडर्ड से मैच कर लेंगे, या फिर इंडियन फार्माकोपिया जो है उसमें जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं उससे, उसके रेफरेंस में प्योरिटी का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्टिफाइड फूड। जितने भी फोर्टिफाइड फूड होते हैं उसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ये मैंडेटरी है कि हर फोर्टिफाइड फूड में फोर्टिफिकेंट का नाम लिखा हो, एक स्टेटमेंट दिया होना चाहिए कि फोर्टिफाइड विद जो भी विटामिन और मिनरल का उसका नाम लिखा हो। ठीक है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा फोर्टिफिकेशन का लोगो भी मैंडेटरी होता है, लेकिन जो लोगो के नीचे एक लाइन लिखी होती है, टैग लाइन, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो एवरी पैकेज ऑफ फोर्टिफाइड फूड सेल कैरी द वर्ड फोर्टिफाइड विद जो भी, ठीक है, एंड लोगो स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 2। अभी स्केड्यूल 2 में देख लेंगे हम। ठीक है, लोगो दिया हुआ है वही है। और उसके अलावा इट मे ऑल्सो कैरी, मे लिखा है ना, तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि टैगलाइन लिखी हो तो बेटर है ना, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ठीक है, तो बेटर है कि टैगलाइन होना चाहिए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, बस इतना है। ठीक, ये है फोर्टिफिकेशन का लोगो। एक स्क्वायर है, उसके अंदर हाफ रिंग है और उसके अंदर प्लस एफ का साइन है। प्लस एफ मतलब फोर्टिफिकेशन, और इसकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है। नेक्स्ट, एवरी पैकेज ऑफ फूड फोर्टिफाइड विथ आयरन सेल कैरी अ स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, पीपल विथ थैलेसेमिया मे टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन। जो जिसको थैलेसेमिया है वो मेडिकल सुपरविजन में ही आयरन फोर्टिफाइड फूड कंज्यूम कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट दी होनी चाहिए। और उसके अलावा ये स्टेटमेंट दी होनी चाहिए कि पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया आर एडवाइज्ड नॉट टू कंज्यूम आयरन फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट मैंडेटरी है ऐसे फूड के पैकेज में जिसमें आयरन एज अ फोर्टिफिकेंट यूज किया गया हो। ठीक, आगे देखते हैं प्रमोशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड का प्रमोशन कौन करेगा, तो फूड अथॉरिटी कर सकती है। और बाकी इसमें क्या ही देखना है ना, अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेट करना, ये सब गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स वगैरह ये हटा देते हैं हम लोग। अब स्केड्यूल फर्स्ट देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आयोडाइज्ड सॉल्ट और आयरन फोर्टिफाइड आयोडाइज सॉल्ट, मतलब डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। हो सकता है कि DFS का फुल फॉर्म पूछ ले, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें लेवल दिया हुआ है, जैसे पोटेशियम आयोडेट, ये हो गया सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। आयोडीन जो हम एज अ फोर्टिफिकेंट यूज कर रहे हैं, किस फॉर्म में यूज करेंगे, पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में यूज करेंगे। और कितना मतलब आयोडीन ऐड कर सकते हैं, तो ये जो येलो वाला है ना, इसको हटाकर अभी जो है ये है। ठीक है, 15 to 30 ppm तक का आयोडीन हम ऐड कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडेट ऐड कर सकते हैं सॉल्ट में। ठीक है, और आयरन कितना ऐड कर सकते हैं, तो 850 to 1100 ppm तक का आयरन ऐड कर सकते हैं सॉल्ट में। और आयरन किस फॉर्म का रहेगा, फेरस सल्फेट के और फेरस फ्यूमारेट के फॉर्म का होगा। ठीक, और आयरन हीम फॉर्म का आयरन यूज नहीं कर सकते। आगे देखते हैं फोर्टिफाइड ऑयल। अच्छा, हमने देखे सॉल्ट को किस किस चीज से फोर्टिफाई किया गया, तो एक तो आयोडीन से फोर्टिफाई किया गया और दूसरा आयरन से। ठीक, और इसमें हमने लेवल भी देख लिए कि कितना ppm तक का हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम फोर्टिफाइड ऑयल की बात करते हैं, तो ऑयल में हम विटामिन A और विटामिन D को ऐड कर सकते हैं। ठीक,
और लेवल कितना रहेगा न्यूट्रिएंट का, तो 6 माइक्रोग्राम रेटिनल इक्विवेलेंट, रेटिनॉल इक्विवेलेंट जो है, और से 9.9 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इक्विवेलेंट पर ग्राम ऑफ ऑयल, इतना हम ऐड कर सकते हैं। और किस फॉर्म का रहेगा विटामिन ए, तो रेटिनिल एसीटेट और रेटिनाइल पाल्मिटेट। वहीं पे विटामिन डी की बात होती है, तो विटामिन डी हम 0.11 माइक्रोग्राम से 0.16 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ऑयल, मतलब 1 ग्राम ऑयल में हम 0.11 माइक्रोग्राम मिनिमम विटामिन डी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और किस फॉर्म का रहेगा विटामिन डी, तो कोले कैल्सीफेरॉल हो गया और एर्गो कैल्सीफेरॉल हो गया। जितना भी विटामिन डी ऐड होगा वो प्लांट सोर्स का ही विटामिन डी ऐड किया जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखना। बाकी यूनिट कन्वर्जन जो है मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, फिर भी आप देख लो। विटामिन ए 1 IU इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटरनेशनल यूनिट इक्वल टू 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। और विटामिन डी 1 इंटरनेशनल यूनिट इक्वल टू 0.025 माइक्रोग्राम होता है। ठीक, आयु से हमने माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किए हैं। फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड मिल्क में कौन कौन से विटामिन हम मिला सकते हैं, तो विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक, और इनका लेवल क्या रहेगा, तो 270 टू 450, ये भी माइक्रोग्राम में ही रहेगा। ठीक है, पर लीटर। अच्छा, 270 टू 450 माइक्रोग्राम पर लीटर ऐड किया जा सकता है विटामिन ए, और विटामिन डी 5 टू 7.5 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क। ठीक, अब मिल्क पाउडर की बात करते हैं, तो जो फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर है उसके केस में कुछ ऐसा है कि जब मिल्क का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, जो पाउडर है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो लिक्विड फॉर्म में वो चेंज होगा, तो उसमें हम जो ये लेवल देखेंगे ना, तो वो इतना जो लिमिट है उसमें उसमें यही लिमिट होनी चाहिए आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये जो फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर है उसको हर कोई नहीं बेच सकता, हर कोई सेल नहीं कर सकता है। और उस जो फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर के पैकेज में कुछ कुछ लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, जो ये स्टेटमेंट जो है ये दिए जाने चाहिए। ये लेबलिंग रिक्वायरमेंट है फोर्टिफाइड मिल्क पाउडर की, कि उसमें लिखा हो कि नॉट रिकमेंडेड फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। ठीक है, डायरेक्ट कंजप्शन के लिए नहीं है। ठीक, ओनली फॉर यूज अंडर गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है उसका नाम लिख दो। उसके अलावा टू बी कंज्यूम्ड ओनली आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंटायर कंटेंट एज पर द डायरेक्शन ऑन द लेबल, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही उसको कंज्यूम किया जाए, ड्राई फॉर्म में नहीं खाया जाए। फिर पैक वंस ओपन टू बी कंज्यूम्ड ऑन द सेम डे। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब फोर्टिफाइड आटा की बात करते हैं, तो आटा में क्या क्या फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिलाया जा सकता है, तो आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया और विटामिन B12 हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिंक, विटामिन ए, थायामीन, इनको भी मिलाया जा सकता है, राइबोफ्लेविन, नायासिन। अब मुझे लगता है कि ये जो लिमिट है मैं इसको बताऊं ये फालतू है। ठीक है, आप लोग लिमिट खुद से पढ़ सकते हैं। फोर्टिफाइड मैदा में भी वैसा ही है जैसा आटा का है। ठीक है, राइस का भी लगभग सेम ही है। और हाँ, अब फोर्टिफाइड बेकरी प्रोडक्ट को देख लेते हैं एक बार। तो फोर्टिफाइड सीरियल प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सीरियल प्रोडक्ट में भी आयरन का को ऐड किया जा सकता है, फॉलिक एसिड को ऐड किया जा सकता है, विटामिन B12 को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस्ड वाले हैं ये। और फोर्टिफाइड बेकरी वेयर्स में क्या हो जाएगा, ब्रेड, बिस्किट वगैरह की बात कर रहे हैं हम।
उसमें आयरन को ऐड कर सकते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, विटामिन ए, ये सबको ऐड कर सकते हैं। शायद क्वेश्चन इसमें से ना आकर ये आ सकता है कि फोर्टिफाइड फ्रूट जूस में क्या ऐड किया जाता है, तो विटामिन सी ऐड किया जाता है। और कितना ऐड किया जाता है विटामिन सी, तो 6 to 12 mg पर 100 ml। ठीक है, ये फोर्टिफिकेशन का लेवल है। अब यहाँ पर हमारा फोर्टिफिकेशन रेगुलेशन खत्म होता है। अब हम लोगो देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो जो लोगो है, इसमें ये जो स्क्वायर है, ये मीनिंग पूछ सकता है इसलिए बता रही हूँ। ये स्क्वायर जो है ये होलसमनेस बताता है। प्लस का साइन ये दिखाता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया गया है। और ये जो रिंग है ये दिखाता है कि प्रोटेक्शन टू हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के लिए प्रोटेक्शन है, ये दिखाता है। और ब्लू कलर दिखाता है प्योरिटी। ठीक है, तो ये मीनिंग है। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। एटलीस्ट 25 एमसीक्यूज तो देखेंगे ही फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।